यहाँ पर हम लोग मिले थे और एक प्रेस वार्ता हुई थी। उसके बाद से मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों से मिलता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि शायद उचित होगा कि एक बार सम्मिलित रूप से हम लोग सब मिल लें और अभी की जो स्थिति है उसके बारे में मैं अपने विचार आपसे शेयर करूँ। तो आज हम लोग मिल रहे हैं 18 तारीख को। आज शाम को 5 बजे चुनावी शोर खत्म हो जाएगा और परसों यहाँ पर लोग मतदान करेंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे, तब सचमुच पता चलेगा कि हजारीबाग में और देश में कौन उम्मीदवार और कौन पार्टी कहाँ खड़ी है। लेकिन आज के दिन मैं 2-3 बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि मोदी सरकार के 10 साल पूरे हुए। 10 साल एक लंबी अवधि होती है और मोदी जी भाजपा और एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 5 साल इस चुनावों को और मौका मिलना चाहिए। मैं अभी एक पत्रकार से वार्ता अलग से कर रहा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक संवैधानिक व्यवस्था है। अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, केवल 2 बार, और उसका एक टर्म केवल 4 वर्ष का है, हमारे साथ 5 वर्षों का नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 5 साल के लिए बन सकता है। और बिहार में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें काफ़ी यंग होते हुए भी राष्ट्रपति को रिटायर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 2 टर्म पूरे कर दिए थे। और उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो ओबामा का है, प्रेसिडेंट बराक ओबामा। उन्होंने 2 टर्म कर लिया तो ख़त्म हो गया उनका टर्म। 8 साल। इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे तर्क है कि देश और देश की जनता के लिए आप जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए 8 साल का समय पर्याप्त है। अगर 8 साल में आपने नहीं किया तो आप 18 साल में भी शायद नहीं कर सकते। तो मोबाइल तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि 5 साल 10 साल की अवधि पूरी हो चुकी है मोदी जी, और वो एक नया शगुफा लेकर आए हैं, मोदी की गारंटी। एक तो भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया ये मेरी समझ में। मैंने उस पार्टी में बहुत समय बिताया और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया। कभी व्यक्तिगत पार्टी में इतना प्रबल नहीं हुआ जितना आज के दिन। मोदी सरकार भाजपा की सरकार नहीं, मोदी की गारंटी भाजपा की गारंटी, हर जगह मोदी जी ही छाए हुए। और हद तो उस समय हो गई जब मैंने देखा कि यहाँ के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो जो विज्ञापन निकाल रहे हैं उसमें कह रहे हैं मोदी का भविष्य। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार आदमी हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मोदी का, इसलिए मुझे जिता दो, मुझे वोट दे दो, क्योंकि मोदी का। ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई उम्मीदवार या उम्मीदवारों की कोई फौज एक व्यक्ति के नाम पर वोट मांग रही है, काम के आधार पर नहीं, भविष्य के आधार पर नहीं, केवल मोदी के आधार पर। तो
प्रश्न जो मेरे मन में उठता है और सबके मन में उठना चाहिए वो ये, भाई 10 साल हो गए, आपको 5 साल और किस लिए चाहिए? किस लिए आपको 5 साल और चाहिए? कौन सा काम है जो आप 10 साल में नहीं कर पाए और आगे करना चाहते हैं? अब इसमें बहुत फैंटास्टिक गेम्स हो रही है। एक नया चल रहा है आजकल कि 5 साल और दीजिएगा और 400 की संख्या दीजिएगा तो हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भाग दूंगा। तो 10 साल में आपको किसने रोका? आपके पास तो पूर्ण बहुमत था, आपको संविधान का आपने संशोधन कर दिया, धारा 370 हटा दिया, कश्मीर का विभाजन कर दिया। तो ऐसा अमित शाह ने खुद कि हमारे पास मेजॉरिटी है संविधान में संशोधन करने की, तो संविधान में संशोधन करने की मेजॉरिटी है और पीओको को लेने की मेजॉरिटी नहीं है। क्या पीओको को लेना पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी को डिपेंड करता है कि विल पावर पर डिपेंड करता है, इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान के चुनाव में हिंदुस्तान मुद्दा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के चुनाव में बराबर हम घसीट के लाते हैं पाकिस्तान, किसी तरह इसको मुद्दा बना अब इस हो रहा है। 2 प्रयास, कुछ सिर्फ प्रयास जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है कि तो इस चुनाव को सांप्रदायिक स्तर से मानो, इसको एक हिंदू मुसलमान चुनाव बनाओ और दूसरी तरफ पाकिस्तान को घसीट के किसी तरह और इंडिया पाकिस्तान बना दो। मैं देश की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस बात कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, लोग इस झांसे में इस बार नहीं पड़ रहे। चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, सांप्रदायिक इश्यूज पर नहीं लड़ा जा रहा है। इवन हजारीबाग में हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की इशू नहीं। दूसरा जो बहुत एक विशेष बात है इस चुनाव के बारे में, इस चुनाव में कोई लहर नहीं हुई। ये पहला चुनाव है 2014 के बाद जिसमें कोई लहर नहीं। 2014 का चुनाव एक लहर का चुनाव था, वेव था मोदी जी का। 2019 का चुनाव जानते हैं, वो भी वेव का चुनाव, क्योंकि उस समय पुलवामा और बालाकोट हुआ था, उसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बहुत छा गया और वो बन गया था एक वेव वाला चुनाव। ये पहला चुनाव है सारी कारगुजारी में कोई वेव नहीं था। यहाँ हजारीबाग में आप देख रहे हैं, लगता है चुनाव है ही नहीं, कोई सरगर्मी ही नहीं, उधर से है न इधर से है न इधर से, कोई सरगर्मी नहीं। साइलेंट पे भी साइलेंट पे भी तो लोग जाएंगे अपना वोट डालेंगे और मैं आशा करता हूँ कि वोट का परसेंटेज अच्छा होगा। क्योंकि आपके माध्यम से मैं यहाँ के वोटरों से निवेदन भी करूँगा कि बड़ी संख्या में जाएं और अपना वोट डालें। लेकिन वेव नहीं है, और वेव क्यों नहीं है और किसके हक में या किसके खिलाफ ये जाता है? मैं मानता हूँ कि ये रूलिंग पार्टी के खिलाफ जाता है कि वो इस बार वेव पैदा करने में सफल नहीं हुई, जैसे कि पिछले 2 चुनाव में सफल हुए। तो मैटर ऑफ फैक्ट इलेक्शन, जो मुद्दे हैं स्थानीय, जो मुद्दे हैं प्रदेश में, जो मुद्दे हैं देश में, उनके आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और पूरे देश में वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब हुआ ये चुनाव रूलिंग पार्टी के पक्ष में नहीं है। इस पर अक्सर बहस होती है कि चुनाव परसेंटेज कम होकर किसके खिलाफ गया। मैं मानता हूँ कि रूलिंग पार्टी के पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए परसेंटेज वोटिंग का कम हो रहा है, क्योंकि लोग उत्साह में नहीं है इस चुनाव।
तो जो भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा या रूलिंग पार्टी के द्वारा, वो काम नहीं कर रहे हैं। और मैं बहुत खिन्न मन से और अफसोस के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि मैं इस देश में 1962 से चुनाव देख रहा हूँ। 62 में मैं IAS की नौकरी करता था और उस साल जो चुनाव हो रहा था तो प्रशासन की तरफ से मैं चुनाव कराने में लगा। 67 का चुनाव जब हुआ 5 साल के बाद, तो मैं डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से चुनाव कराता था उस समय। और उसके बाद से चुनाव में भाग लिया, चुनाव में खड़े हुए। इतना फीका चुनाव मैंने नहीं देखा है। ये बिल्कुल फीका चुनाव है और इसलिए है कि इसमें कोई लहर नहीं बन पाई, कोई उत्साह पैदा नहीं हो सकी। तो ये रूलिंग पार्टी के खिलाफ जा रहा है। और मैं ये दावा तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं देश भर में घूमा हूँ, लेकिन कई प्रदेशों में लोगों से संपर्क में हूँ और सब लोग लगभग एक ही बात हमसे कह रहे हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी या NDA के पक्ष में देश भर में नहीं जा रहा। BJP का नारा है अब की बार 400 पार। आपको याद होगा कि जब झारखंड का विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो नारा था अब की बार 65 पार करो, अटक गया 25 में। जब बंगाल का चुनाव हो रहा था तो नारा था अब की बार 200 पार, अटक गए 77। कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तो अमित शाह का स्टेटमेंट है कि जो हाफ पे मार्क है उससे 13 ज़्यादा, 14 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, एग्जैक्ट 13 आपको ज़्यादा मिलेगा हाफ पे मार्क्स। तो उसके बाद कोई पूछता नहीं है कि क्या हुआ आपके नारे, आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कोई भूल जाता है, तो दोबारा पूछता नहीं कि आप क्यों नहीं अचीव कर पाए। तो वही हश्र होगा 400 पार का ही। और 370 भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर की कौड़ी है। जितने अभी तक असेसमेंट आ रहे हैं उससे यही झलक कर आ रहा है सामने कि भारतीय जनता पार्टी को 200 सीट मिल जाएगी, तो गरीबों 200 सीट। और उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो तो ही बचे हैं, लेकिन जो बचे हैं वो कुल मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी NDA अलायंस मेजॉरिटी से बहुत दूर हो जाए इस चुनाव। तो हजारीबाग में मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि यहाँ के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको मुझे लग रहा है कि बहुत भरपूर समर्थन है। कांग्रेस पार्टी पिछले कई चुनाव में हजारीबाग में कोई फैक्टर थी नहीं, आतो भी था, BJP पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी न केवल फैक्टर है बल्कि अच्छा कैंपेन चल रहा है जयप्रकाश नारायण के लिए, और पूरी की पूरी संभावना है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की से अपना करेंगे और चुनेंगे। मैं अपनी तरफ से इतनी बात आपसे कहना चाहता हूँ शुरू में, आपके प्रश्न होंगे कि हजारीबाग कौन आया इस बार? कोई आया? कोई नहीं। एक रोड शो होने वाला था अमित शाह का रामगढ़ मंदिर यहाँ से होकर। हजारीबाग कोई नेता नहीं आया, इधर उधर से घूम कर चले गए, जड़पा आया, कुर्सियाँ खाली रह गई। ऐसे लोग आए जिनका कोई वजूद ही नहीं हजारीबाग में झारखंड के। तो जो आता है जिससे कि कोई प्रभाव पड़ता है तो वो प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी जी, नड्डा जी, इस तरह के लोग आते हैं तो शायद असर पड़ता है। लेकिन कोई नहीं आया तो क्या इंटेलिजेंस का रिपोर्ट है कि भाजपा सीट आ रही है इसलिए यहाँ जाके अपने को बदनामी बोल मत लो। थैंक यू सर। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो है वो तो प्रधानमंत्री के पास रोजमर्रे के आधार पर रोज सुबह इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से उनको
का एक रिपोर्ट रोज सुबह फर्स्ट थिंग जो प्रधानमंत्री देखते हैं वो है इंटेलिजेंस का रिपोर्ट, और वो सामान्य परिस्थितियों में भी होता है, केवल चुनाव में विशेष तौर पर चुनाव की जो परिस्थितियाँ हैं उसके ऊपर ये रिपोर्ट ज़्यादा होगा। और मैं आपको एक रोचक घटना बताता हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैं चेन्नई गया, तो चेन्नई में जयललिता उस समय देखा कि वहाँ की मुख्यमंत्री नहीं थी, लेकिन नेता थी, अपने घर में रहती थी वो इसका। तो उन्हीं के पार्टी के एक मेंबर थे जो हमारे राज्य में, तो उन्होंने हमसे बहुत आग्रह किया कि जयललिता जी आपसे मिलना चाहते हैं तो आप चलिए और उनसे मुलाकात कर ली। उन्होंने मुझे भोजन को बुलाया, तो चला गया। तो भोजन समाप्त हुआ, मैं वहाँ से जब चल रहा था तो जयललिता जी ने मुझे लिफाफा, सादा लिफाफा, तो मैंने उसको रख लिया। जब बाद में मैंने उसको खोला तो उनके ऊपर जो वेरियस केसेस थे ईडी वगैरह के उसके बारे में एक नोट था अनसाइन। तो खैर उस पर कोई कार्रवाई करने की तो आवश्यकता में नहीं महसूस की, तो उसको ऐसे ही फाइल कर दिया। लगभग 1 महीने के बाद मैं वाजपेयी जी से मिला। अब बहुत सी बातचीत होती रही कि मैंने उनसे कहा कि मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि मैं गया था जयललिता जी से मिलने जब मैं चेन्नई गया था, तो उनसे अच्छी बातचीत हो गई। तो उन्होंने पता है क्या कहा, वाजपेयी जी तो बहुत हंसी मजाक करके बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि यशवंत जी उस लिफाफे में क्या हुआ। अरे बाप रे, उस लिफाफे के बारे में प्रधानमंत्री को पता है कि हम गए तो वहाँ वो लिफाफा दिया। किसने कहा, किसने बताया? कोई ना कोई खुफिया हुआ था जिसने बता दिया। 1 महीने के बाद अटल जी को याद था एक लिफाफा, तो मैंने कहा उसकी जो सफाई होनी चाहिए वो सफाई। तो भारत का प्रधानमंत्री देश में सबसे वेल इन्फॉर्म्ड आदमी, और सबसे वेल इन्फॉर्म्ड आदमी को ये तो पता होना चाहिए कि दीवार में इस बार क्या लिखा हुआ आ रहा है आरपीएस के बाद। और मोदी जी की खिसियाहट जो है वो इसी से प्रकट होती है कि हर भाषण में वो एक डेस्परेशन, निराशा दिखा है हर भाषण में। अभी एक मोदी मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया। अब मोदी मीडिया आप जानते हैं वो तो खड़े होकर और बैठ के नहीं करती, वो साष्टांग लेते अब पूछती है कि हुजूर मालिक अगर इजाज़त हो तो मैं एक सवाल पूछ लूँ। तो उसी तरह की मोदी मीडिया को उन्होंने कहा कि मैं तो हिंदू मुसलमान में विश्वास ही नहीं करता हूँ, और रोने लगे और ये वो। और दूसरे दिन कहीं गए वहाँ हिंदू मुसलमान करके भाषण, ये तो उनका है। तो उनको पता है कि चुनाव उनके हाथ से खिसक गया है और दोबारा सत्ता में लौटना है। 40 साल इस बार मेरी सारी राजनीति कांग्रेस के विरोध में। प्रधानमंत्री देखिए जो देश में प्रभावी हैं लगभग वही है, प्रभावी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और सचमुच ये बहुत जीवंत मुद्दे हैं। हजारीबाग में एक खास मुद्दा जो है वो ये है कि लोग दोनों उम्मीदवार कांग्रेस और भाजपा जो उम्मीदवार थे व्यक्तित्व और उसके बैकग्राउंड को भी तौल के देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जब इस तरह भी करते हैं तो भाजपा के उम्मीदवार कम पड़ते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार पड़ते हैं। एक और मैंने देखा सोशल मीडिया में जो चल रहा है कि 1 नंबर पर कांग्रेस और 2 नंबर पर एक नंबर पर कांग्रेस है, देखिए 2 नंबर पर कांग्रेस है। The way things are going, I am sure
a big surprise awaits the people of Israel. यहाँ मैं अपने लंबे अनुभव के आधार पर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मिल गया जनता उसको पॉकेट में मिल गया, बात समाप्त हो गई। अब आगे देखो, तो मैं जब यहाँ पर आया था राजनीति करने तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि रेलवे लाइन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा मुद्दा वही था। तो रेलवे लाइन आ गया, अब आगे क्या आना चाहिए? हवाई अड्डा बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। पिछले चुनाव में से कुछ आप लोग जानते हैं कि कुछ लैंड एक्विजिशन का लैंड एक्विजिशन का मुद्दा है। जमीन एक्विजिशन नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी अगले यहाँ से लोकसभा के सांसद चुने जाएंगे वो इस तरफ ध्यान देंगे कि हजारीबाग में एक हवाई अड्डा भी बने और कुछ एयरलाइंस हैं जो छोटी प्लेन्स खरीदेंगे, जो 30 सीटर होगा, 40 सीटर होगा, जो छोटे एयरपोर्ट पर उतरेगा उसमें हजारीबाग में भी उतर सकता है और यहाँ लोगों को हवाई सफर करना। आंसू वाली कहानी सुनी है हमारे ही से इतना कर्तन का नहीं हुआ है कि हमारे से मत कर सके, लेकिन कोशिश है मुझे। देखिए, मैंने एक इंटरव्यू दिया अभी हाल में, नेशनल यूट्यूब चैनल है, उसका 3-4 दिन पहले सेंस आया वो 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख लोगों ने तब तक उसको देखा। ये हमारे बीच है, आप करें वायरल हो रहा है। मैंने उस वीडियो को देखा और उस वीडियो में देखा कितने लोगों ने देखा है, 772 लोग। 770 पिछली बार हमने देखा था। तो अब है अभी लोग हम महत्व बढ़ाने नहीं चाहते हैं जवाब देकर, क्योंकि वो पहला वीडियो नहीं है। तो 2 आदमी बैठते हैं और रोज एक वीडियो चालू करते हैं और वीडियो के केंद्र में हम ही होते हैं। हम ही को जितना गाली दे सकते हैं वो गाली देने का प्रयास करते हैं। पब्लिक लाइफ में है तो गाली पड़ेगी। 1 मिनट का हुआ है क्या मैं बता सकता हूँ? व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। मेरे गाड़ी में एक लक्ष्मण लाल करके लक्ष्मण लाल मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि 30 साल से वो अपने बूथ के संयोजक थे, 30 ईयर्स बूथ के संयोजक थे। इस बार उनको हटा दिया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे ऊपर शब्दों की इन लोगों ने किया क्या है? अभी जो रेजिम है भाजपा में, इन लोगों ने चुन कर उनको अगर लगा कि ये लोग यशवंत सिन्हा के लोग हैं, हालांकि हमारा कोई नहीं है, सब पार्टी लोग, उन लोगों को जो भी जिस पद पर था उससे वहाँ से तो रिएक्शन हुआ है। और अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया कि भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग टूटी है और ऐसे लोग उससे अलग हो गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण पदों पर थे। एक भामी जी हैं गोकुंडा में, जो कि जिला अध्यक्ष थे रामगढ़ के, RSS के बाद जमाने से भाजपा के कार्यकर्ता रहे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बेचारे रोते हुए मेरे पास आए कि सर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो भारतीय जनता पार्टी से लोग अगर अलग हो रहे हैं तो इसका दोषी मैं नहीं हूँ। उसके दोषी वो लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में किया। उनका क्लेम यही है कि वो सारे अगुवाई हैं। वही है ना, क्या है उनकी हैसियत, उनकी औकात क्या है, क्या उनके साले हैं। आप लोगों ने यही लिखा कि उनके साले वो तो बहुत ही कर्मठ और कमिटेड कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के।
इस बार बताइए प्रधानमंत्री नहीं है तो ना खंडे तो लगे रहेंगे, हम लगे रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जयंत सिन्हा भी लगे रहेंगे। विकास करने के लिए आवश्यक नहीं है सांसद हो यहाँ के, आप एक नागरिक की हैसियत से भी यहाँ पर विकास का काम कर सकते हैं। इसलिए मैं बराबर उपलब्ध रहूँगा यहाँ पर नगर के लोगों के लिए, उनके दुख सुख में साथ रहा हूँ, आगे भी साथ रहूँगा और विकास को आगे बढ़ाने की कुछ ही करने की आवश्यकता होगी। मेरे ध्यान में आएगी तो मैं अपना योगदान दूँगा। कोशिश होगी है कि जातिवाद को आगे किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं होगा। जैसे कि धर्म के आधार पर पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, उसी तरह जाति के आधार पर पोलराइजेशन नहीं होगा। हाँ, वो चुनाव तो रहता है, कोई किसी जात का है और विवाद है तो इस मामले में मजबूत क्यों रहेंगे? मैं नाम नहीं बोलता, लेकिन एक पार्टी को बुलाया खड़े ऐसी बातें तो कोई बड़ा समर्थन मिला हमने अच्छा आपका वायरल वीडियो कहाँ से नहीं आता हूँ। मैंने जो उस दिन नॉमिनेशन में एक कॉपी की हुई थी उसमें मैंने इस बात एक वाक्य में कि वहाँ मुझे से बचाना है, यहाँ मनी से बचाना है, अगर चल रहा है बहुत खुशी की बात है। और एक और मुझे बहुत अफसोस ये कहते हुए भाजपा का अनेक कार्यकर्ता मेरे संपर्क में है जो कह रहे हैं कि उनको धमकी दी जाए। चार के बाद आप संपर्क हाँ जी, यही बात है। जो सरकार बनेगी वो हमारे सरकार में अगर हम उससे निवेदन करते हैं उनके मंत्रियों से उसको वो देंगे और जो भी नगर निर्माण मंत्री बनेगा उस समय व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके ये क्या ये आनंद